मन ही मन एक पारिवारिक छायाचित्र की हम कल्पना करें। हमारे माता पिता, उनके माता पिता यानी हमारे नाना नानी, दादा दादी और बहुत कोशिश करो तो परदादा परदादी। उसके बाद तस्वीर धुंधलाने लगती है। अब चित्र को दूसरे सिरे से बनाने की कोशिश करें तो हम, हमारे बच्चे, उनके बच्चे यानी हमारे नाती पोते और बहुत हुआ तो परनाती परपोते। इसके आगे तस्वीर फिर धुंध में डूब जाती है। ऐसा ही है ना? लेकिन समूची मानवता के इतिहास के आगे एक मनुष्य की अथवा एक परिवार की स्मृति क्या है? हम ये जानते हैं कि ये धरती जिस पर एक बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, दरअसल बहुत पुरानी है और इस पर मनुष्य के पहले कदम भी हजारों हजारों वर्ष, आंकड़ों में कहें तो 3.5 सहस्त्राब्दी पूर्व पड़े थे। तब से लेकर आज तक प्रकृति की मानव नामक इस कृति ने पीढ़ी दर पीढ़ी धरती के चप्पे चप्पे पर अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। छत्तीसगढ़ की पंडवानी नामक लोक गायन शैली में महाभारत से जुड़ा एक मार्मिक प्रसंग गाया जाता है। युद्ध भूमि में मरणासन्न कर्ण कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं। कहते हैं, मेरा अंतिम संस्कार धरती पर ऐसी जगह करना जहां कभी कोई जीव न मरा हो। पंडवानी के इस प्रसंग में कृष्ण को धरती पर ऐसी कोई जगह ढूंढे नहीं मिलती और तब वे कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपनी हथेली पर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर न केवल सर्वत्र जीवन है बल्कि सहस्त्राब्दियों से है। इस गुफा में लाल रंग से बने मध्य पाषाण युग के चित्र इस बात का जीता जागता सबूत हैं। इस तरह के प्रागैतिहासिक शैलचित्र संसार के लगभग सभी देशों में मिलते हैं, जो मानव यात्रा के उषा काल के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय संसार के उन बिरले संग्रहालयों में से एक है जिसके परिसर में नैसर्गिक रूप से विद्यमान प्रागैतिहासिक शैलचित्र गुफाएं हैं। बल्कि मानव संग्रहालय के मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की इस नगरी भोपाल में स्थापित किए जाने के पीछे एक प्रमुख कारण इन गुफाओं का यहां होना है। मानव की समूची गाथा को देश और काल के परिप्रेक्ष्य में लोगों के आगे प्रस्तुत करने, उसके वैविध्य को संजोने, संरक्षित व संवर्धित करने के उद्देश्य से मानव संग्रहालय की स्थापना 21 मार्च 1977 को बहावलपुर हाउस, नई दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति विभाग की संस्था भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में हुई थी। इस प्रकार मानव संग्रहालय का जन्म पहले एक अवधारणा के रूप में हुआ, जिसे चरितार्थ करने के लिए फिर वस्तुएं एकत्रित की गईं तथा उन्हें प्रदर्शनियों का रूप दिया गया। आमतौर पर कहानी इसके उलट होती है। संग्रह मौजूद होता है जिसके इर्द गिर्द अवधारणा गढ़ी जाती है। 1979 में एक पृथक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात संग्रहालय भोपाल के इस लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले ऊंचे नीचे भूभाग में स्थानांतरित किया गया, जिसका एक छोर बड़ी झील के किनारे तक फैला है। इस 200 एकड़ भूमि में ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, मैदान है, झील से लगा किनारा है, सूखी नदी का सर्पीला मार्ग है और पत्थरों पर उकेरे गए हजारों वर्ष पूर्व रहे मनुष्य के अमिट निशान हैं। मानव की समूची कथा को कहने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी? आमतौर पर संग्रहालय की छवि एक अजायब घर की होती है, जिसमें समाज की लुप्त प्राय प्राचीन वस्तुएं कांच जड़े शोकेसेस में रखी जाती हैं। मानव संग्रहालय की संकल्पना तथा प्रदर्शनियां संग्रहालयों के इस पुराने चौखटे में नहीं बैठती।
यहाँ की समस्त प्रदर्शनियों में घर अथवा अन्य वस्तुएं अपने मूल आकार की हैं और कुछ इस तरह से प्रदर्शित की गई हैं कि दर्शक उन्हें चारों ओर से घूम घूम कर उनके भीतर आ जाकर निकटता से देख सकते हैं। संग्रहालय परिसर में घुसने के बाद और कभी-कभी तो इसकी मुक्ताकाश प्रदर्शनियों का एक बड़ा हिस्सा देख लेने के बाद भी आम दर्शक पूछ बैठता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम संग्रहालय कहाँ है? इसकी जनजातीय आवास नामक एक प्रदर्शनी तो सामने पहाड़ी पर है, जिसमें देश के लगभग 25 आदिवासी समुदायों के घर हैं जी, और उनकी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं। जी वो सब घर हम लोगों ने देख लिए, बहुत मजा आया है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि संग्रहालय कहाँ है। यही संग्रहालय है। अच्छा। ऐसा है ये संग्रहालय, भीमकाय 200 एकड़ में अजगर की तरह पसरा हुआ और फिर भी अदृश्य। मानव संग्रहालय परिसर में 7 मुक्ताकाश प्रदर्शनियां हैं। जनजातीय आवास, तटीय गांव, मरुग्राम, हिमालय ग्राम, शैलकला धरोहर, मिथक वीथी तथा पुनीत वन। स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं विभिन्न जनजातियों व लोक समुदायों के जीवन में कितनी रची बसी होती हैं, इस बात को जनजातीय आवास नामक पारंपरिक घरों पर केंद्रित प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। यहां पारंपरिक रूप से निर्मित तमिलनाडु की टोडा तथा कोटा जनजातियों, महाराष्ट्र की वारली, उड़ीसा की गदबा, सावरा और कुटिया कंध जनजातियां, गुजरात की राठवा और चौधरी, संथाल, छत्तीसगढ़ की कमार तथा रजवार, मध्य प्रदेश की अगरिया व भील जनजातियों, उत्तरांचल की थारू, आसाम की बोडो कछारी, मिशिंग व करबी जनजातियों, मणिपुर की थांगकुल नागा व काबुई, नागालैंड की चरवासंग नागा, सिक्किम की लेपचा, त्रिपुरा की रियांग, आंध्र प्रदेश की जतापू, अरुणाचल प्रदेश की गालों, पश्चिम बंगाल की भूमिज आदि जनजातियों के वास्तविक आकार के घर हैं, जिनमें उन्हीं के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली दैनंदिन जीवन की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इसके अलावा यहां कई जनजातियों के युवागृह, देवस्थान, रथ, कोल्हू, खलिहान आदि भी प्रदर्शित हैं। इन सभी घरों को उन्हीं समुदाय के लोगों द्वारा उनकी अपनी सामग्री का इस्तेमाल करते हुए ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे वे अपने स्वयं के घर बनाते हैं। मसलन इस टोडा घर को लें। तमिलनाडु की बेहद सर्द नीलगिरी पहाड़ियां, जहां घास, बेंत, बांस के अलावा कुछ नहीं होता। टोडा समुदाय के लोग इन्हीं उपलब्ध वस्तुओं से पारंपरिक रूप से घर बनाते आए हैं। घर का छोटा सा प्रवेश द्वार सर्द हवाओं को आने नहीं देता और घर के भीतर जलता चूल्हा घर को गर्माए रखता है। घास, बेंत, मिट्टी भी ठंड से बचाव में मदद पहुंचाते हैं। ये प्रदर्शनी आज की आधुनिक विज्ञान व तकनीकी के बरक्स हमारा परिचय देशज ज्ञान पद्धतियों से कराती है। जहां बांस का आधिक्य है वहां बांस, जहां ताड़ के पत्ते हैं वहां उनका, जहां मिट्टी पत्थर का आधिक्य है वहां उन्हीं चीजों के इस्तेमाल से घर और अन्य वस्तुएं बनती हैं। ईंट, रेत, मिट्टी, सीमेंट जैसी इमारत बनाने की आधुनिक सामग्री यहां नदारद है और हम पाते हैं मनुष्य की मूल जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, गीत कहानी, तीज त्योहार आज भी वही हैं और हमारी पुरानी परंपराएं भी उनका निर्वाह यदि बेहतर नहीं करती तो बखूबी से तो अवश्य करती आई हैं।
तटीय गांव प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न तटीय क्षेत्रों जैसे केरल, उड़ीसा के मछुआरों तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व गुजरात के पारंपरिक घर प्रदर्शित हैं। केरल के लकड़ी के बने घर आरापुरा और नालकेट्टू व प्रसिद्ध सर्पाकार नौकाएं चूदेनवल्लम दर्शकों को आकर्षित करती हैं। ये घर, ये नौकाएं सुदूर केरल के गांवों से यहां कैसे लाई गईं, ये अपने आप में एक दिलचस्प कथा है और अलग से एक फिल्म की मांग करती है। मरुग्राम नामक प्रदर्शनी में राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पारंपरिक आवास प्रकारों से मरु जीवन की झलकी मिलती है। राजस्थान के राजपूतों के झोपा घर व कच्छ की घुमंतु जनजाति रबारी के पारंपरिक भुंगा घर विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी तादाद में बनाने के लोगों के अपार कौशल को प्रकट करते हैं। हिमालय ग्राम में प्रदर्शित पत्थर से निर्मित शिमला, हिमाचल प्रदेश का आवास कोठी तथा उत्तरांचल के आवास चौकट के लिए पत्थर से ही निर्मित प्रवेश द्वार परोल से होकर जाना होता है। इस तरह की पारंपरिक तकनीक से बने घर आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा 1992 में उत्तरांचल में आए भयानक भूकंप से भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। संस्कृति शब्द का प्रयोग सिर्फ मनुष्य के संदर्भ में होता है और संस्कृति ही एक समुदाय को उसकी खास पहचान देती है। संस्कृति का भौतिक पक्ष मसलन उनके घर, उपयोग की वस्तुएं, व्यवसाय के उपकरण, वस्त्र आभूषण आदि हैं, तो उसका उतना ही महत्वपूर्ण अंग उसके गीत, मिथक कहानियां, मान्यताएं और विश्वास हैं जो संस्कृति का अभौतिक या अमूर्त पक्ष है। विभिन्न लोक तथा जनजातीय मिथकों एवं मान्यताओं पर केंद्रित संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनी मिथक वीथी देश में इस विषय पर अपनी तरह की एकमात्र प्रदर्शनी है। इतिहासविद अर्नोल्ड टायनबी के अनुसार मिथक मनुष्य द्वारा इस अबूझ दुनिया को समझने, उसे क्रमबद्ध और संगत रूप देने का सबसे पुराना उपक्रम है। प्राचीन होने के साथ साथ मिथक प्रत्येक संस्कृति में आए उतार चढ़ाव, उसकी अनुगूंजों को अपने में बीज रूप में संजोए रहते हैं। इसलिए किसी भी संस्कृति को समझने के लिए उसके मिथकों को समझना जरूरी होता है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न समुदायों के मिथकों, आख्यानों को मिट्टी, टेराकोटा, लकड़ी, पत्थर, लोहा और रंग आदि माध्यमों में 38 प्रादर्श संकुलों के रूप में कलाकारों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। मिट्टी की अनाज रखने की कोठी पर उकेरा गया गोंड सृष्टि मिथक, लोहे पर बना अगरिया मिथक, टेराकोटा में बना मणिपुर का गुरु सन्नामही से जुड़ा सृष्टि मिथक इस संसार को समझने की एक से अधिक दृष्टियां प्रदान करते हैं। हमारे देश के हर अंचल में पेड़ों के पूजे जाने की प्रथा रही है। सिर्फ बरगद, पीपल या तुलसी ही नहीं, समूचे जंगल को पूजने और उसे संरक्षित करने की परंपरा पुनीत वनों के रूप में देश भर में पाई जाती है। किंतु प्रकृति को बचाने के ऐसे पारंपरिक उपाय आज इस आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे खो रहे हैं। जैसा कि पहले भी रेखांकित किया गया था, मानव संग्रहालय के मूल उद्देश्यों में ये बात स्पष्ट है कि ये संग्रहालय लुप्तप्राय वस्तुओं या परंपराओं का भंडारण व प्रलुखन ही नहीं करेगा, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित करने व फिर से लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। पुनीत वनों के मुक्ताकाश प्रादर्श संकुल तथा देशज औषधीय पौधों की रोपणी का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। संग्रहालय परिसर में 4 समूहों में विद्यमान 36 मौलिक चित्रित प्रागैतिहासिक युग के शैलाश्रय हैं, जिन्हें शैल कला धरोहर प्रदर्शनी नाम दिया गया है। इन्हीं गुफाओं में बने एक चित्र से मानव संग्रहालय का चिन्ह अथवा लोगो भी लिया गया है।
इसके अतिरिक्त बीथी संकुल नामक संग्रहालय की अंतरंग प्रदर्शनी में 10 दीर्घाएं हैं। प्रथम दीर्घा में मानव उद्विकास और विविधता को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। किन परिस्थितियों में पृथ्वी पर जीवन के प्रथम लक्षण प्रस्फुटित हुए एवं उस एक कोशिकीय जीव से वर्तमान मानव के विकसित होने की वैज्ञानिक गाथा यहां देखी जा सकती है। मानव विकास की अंतहीन और साहसिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों के विस्तृत फलक को 8 दीर्घाओं में मानव गाथा शीर्षक से संजोया गया है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसे समुदाय हैं जो जीवन यापन के प्राचीन तरीकों से आज भी जीवन व्यतीत करते हैं। मसलन पत्तों का घर बनाकर रहने वाले बीरहोर लोग, गुफावासी चोला नायकन, मत्स्याखेट के प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल करने वाले अंडमान के ओंगी, हिमाचल क्षेत्र के गद्दी व गुज्जर, गुजरात की घुमंतू पशुपालक जनजाति रबारी आदि। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न पारिस्थितिकीय अंचलों में वर्तमान में निवास कर रही जनजातीय संस्कृतियों की झलकियां देखने को मिलती हैं। इसे फिर सरल समाज, कोयतोर, बस्तर की मुरिया जनजाति के लोगों के पर्व लिंगो जात्रा, भील तथा राठवा जनजाति पर केंद्रित दीर्घा, अनुष्ठानिक कलाओं, विवाह, कृषि तथा धार्मिक विश्वासों से जुड़े अनुष्ठान जैसे छठ पर्व, संगीत एवं प्रदर्शनकारी कलाओं, भोजन एवं विविध खाद्य परंपराओं, मुखौटों आदि पर केंद्रित दीर्घाओं में विभक्त किया जा सकता है। मानव संग्रहालय इस मामले में एक अनूठा कार्य करने का प्रयास कर रहा है कि उसने मानव विज्ञान की विधा को अपनाते हुए मनुष्य से जुड़ी हुई सारी बातों को एक ही स्थल पर लोगों को समझाने और दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। समकालीन भारत में खासकर आदिवासी यानी जनजातीय समाज और ग्रामीण लोक समाज के जीवन के चित्रण, वहाँ से संकलित सामग्रियों के माध्यम से, उन कलाकारों के द्वारा सूचित प्रादर्श के माध्यमों से हमने कहने का इस संग्रहालय में प्रयास किया हुआ है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं एवं जिज्ञासु दर्शकों के लिए अब संग्रहालय के प्रादर्श भंडार को भी संरक्षित भंडार तथा शोध दीर्घा का रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में अब तक 18,000 प्रादर्श देश के समस्त भागों में रहने वाले जनजातीय समुदायों से संकलित किए गए हैं। इन अंतरंग दीर्घाओं में देश भर की करीब 20 जनजातियों की विशिष्ट जीवन शैली की कलात्मक प्रस्तुति है, जो देश के अनेकता में एकता के संदेश को चरितार्थ करती है। Unlike other museums which have been created to house a collection already available, this museum has been created in terms of a concept first and then collection followed. Secondly, the typical features of this museum are its open air exhibitions in terms of ecological variations, in celebrating cultural diversity and experiencing cultural diversity by walking through this museum. We also celebrate the traditional knowledge system, not for the sake of it, nor with an objective to romanticize it, but to treat traditional knowledge system as an input in sustainable development. We strongly feel that culture is not to be confined to the realm of aesthetics. Culture has to be taken as an important input in sustainable development, and therefore we in this museum are trying our best to live up to that expectation. This museum does not remain confined to such activities within its campus, both at Bhopal and at Mysore. Rather, taking museum to the community is an important aspect and important objective of our museum. The examples are not only in terms of traveling exhibitions such as Sacred Groves of India, Rock Art of India, Godna, and several other traveling exhibitions.
संग्रहालय वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें करो और सीखो शैक्षणिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, परिचर्चा, लोक रुचि व्याख्यान, कला एवं शिल्प तथा देशज ज्ञान कौशल के प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आउटरीच कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं। संस्कृति के सारे पक्षों का अपने कार्यक्रमों में समावेश करने के पीछे संग्रहालय का उद्देश्य संस्कृति का रोमानीकरण करना नहीं है, बल्कि ऐसे विकास की बुनियाद डालना है जो टिकाऊ हो और सबके लिए हो। मानव संग्रहालय की समस्त प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों को देखने के बाद लगता है कि हम अपनी फिल्म के शुरुआती बिंब को अब एक अलग कोण से देख सकते हैं। वही पारिवारिक छवि, हम, हमारे माता पिता, दादी नानी या फिर हम, हमारे बच्चे, नाती पोते। कहने को महज एक परिवार की 3-4 पीढ़ियां, पर इस छोटी सी इकाई या ऐसी ही कई इकाइयों का यदि ध्यान से अध्ययन किया जाए तो इसमें से समूचे मानव इतिहास की छवि झिलमिलाने उभरने लगेगी। एक बच्चे की निश्चल निर्मल आंखों में समूचा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो उठेगा। महासंघर्ष की गाथा है ये, गाथा है ये। उस रहत इतिहास के निष्कर्ष की गाथा है